नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑपरेशन सिंदूर में भाग ले चुके एक सैनिक को मतलब उनके वकील को बुरा हड़काया। उन्होंने बताया कि भाई मैं राष्ट्रीय राइफल में 20 साल से काम कर रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी पर काम कर रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पार्टिसिपेट किया है, हमको साहब एग्जम्पशन दे दिया जाए, हमको छूट दे दी जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया हो या राष्ट्रीय राइफल में राष्ट्रीय सुरक्षा में काम किया हो, आप हमसे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं या हम तुम्हें छूट दे सकते हैं। एक्चुअली कोर्ट, हम बहुत सारे जजमेंट पढ़ते हैं और बहुत सारे केसेस आते हैं। एक एक कोर्ट में शाम तक मिसलिनियस डेज पर 150 200 केसेस आते हैं, वो डिस्पोजल करते हैं। उसके बाद जो रेगुलर हियरिंग में आते हैं, मोशन में आते हैं, उनमें तमाम तरह की कार्रवाइयाँ कोर्ट करता है। और कोर्ट का एक एक जजमेंट, जब जजमेंट होता है तो कोई 500 पेज का, 300 पेज का, 1000 पेज का, 1500 पेज का होता है। आप सोचिए कि एक स्कॉलरशिप का व्यक्ति एक प्रोफेसर बनने के लिए, एक पीएचडी लिखने के लिए 3 साल लेता है, 3 से 5 साल लगता है उसको। एक पीएचडी लिखता है 200 पेज की। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस रोज 1-2 पीएचडियाँ लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की और ख़ासतौर से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, वो प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन से कम और इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल से ज़्यादा चलते हैं। देश में जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश्ड हैं, देश की जो लोक नीति है, उस लोक नीति के अनुरूप अगर कानून नहीं होगा, उस लोक नीति के अनुरूप अगर सरकार का डिसीजन नहीं होगा, उस लोक नीति के अनुरूप अगर देश में कार्रवाइयाँ नहीं हो रही होंगी, तो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन करेगा, उस ऑर्डर को, उस तरह के कानून को, उस तरह की व्यवस्था को सही करेगा। अब इस व्यवस्था में कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, जिनको वो अच्छा और ख़राब लग सकता है, और इस व्यवस्था में कोर्ट के लोग वो भी बायस हो सकते हैं। बायस से मतलब है उनके भी पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो भी मानव ही हैं। लेकिन इसके आधार पर ये ज़रूर सोचा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 100 में 98% केसेस सेटिस्फाई करने वाले होते हैं, जो पब्लिक के सामने नहीं आते, जो लोगों को पता नहीं लगते। उनको पॉलिटिकली खेल रहे एक आध केसेस के बारे में पता लगता है, और उन केसेस जो उनके मन के अनुरूप जाता है, वो लोग उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। कांग्रेस के विरुद्ध जाएगा, उनके लोग लिखेंगे, बीजेपी के विरुद्ध जाएगा, उनके लोग लिखेंगे, और जो भी कहता है। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की नज़र में ये कहा जाता है कि आंख में पट्टी बांधकर कानून की देवी बैठी है, और आंख में पट्टी बांध के इसलिए बैठी है कि उसको इमोशंस ना दिखाई पड़े, वो कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करे। मैंने जैसे कहा, इसमें कुछ टिल्टेड भी हो सकते हैं, कुछ हमारे नापसंद भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे बायस भी हो सकते हैं जो देखने में लगता हो, लेकिन जस्टिफिकेशन कोर्ट ने किया होगा। अब ये जो कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर की एक और उसका जो हिस्सा है, वो बेंच के लोग हैं, बार के लोग हैं, यानी कि वकील हैं। वकीलों की अपनी प्रोफेशनल कंडक्ट होता है, वकीलों का अपना बाकायदा बार काउंसिल रूल्स होते हैं। बार काउंसिल रूल्स में स्टैंडर्ड और प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर होता है, उनकी एटिक्यूट्स होती हैं, उनके अनुरूप उनको काम करना पड़ता है, यानी कि न्याय के पक्ष में काम करना पड़ता है। इसलिए ड्यूटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ड्यूटीज़ में हम कहते हैं ड्यूटी टूवर्ड्स द क्लाइंट, ड्यूटी टूवर्ड्स द कोर्ट, ड्यूटी टूवर्ड्स द अपोनेंट, ड्यूटी टूवर्ड्स योर कलीग्स, ड्यूटी टूवर्ड्स द नेशन, ड्यूटी टूवर्ड्स योर जूनियर्स, ड्यूटी टूवर्ड्स फ्री लीगल एक्ट, मतलब आम पब्लिक के लिए। ये तमाम तरह की ड्यूटियाँ निर्धारित की गई हैं कि ये वकीलों की ड्यूटियाँ। सीनियर एडवोकेट के मामले में ये कहा जाता है कि वो पैर के जूते का फीता से लेकर और बैंड बांधने तक अप टू डेट एज पर बार काउंसिल रूल्स रहते हैं। सीनियर एडवोकेट के मामले में ये भी निश्चित है कि वो कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलेंगे,
सुप्रीम कोर्ट में तो खास बात यह है कि उनको नीचे वाले कोर्ट से जो फाइल मिलती है उसी फाइल पर काम करना पड़ता है। इसके लिए एओआर को, एडवोकेट एंड रिकॉर्ड जो फाइल करता है, फाइलिंग एडवोकेट को उसमें एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि नीचे वाले कोर्ट की जो फाइल है और उसका जो रिकॉर्ड है, मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ कि वही रिकॉर्ड दिया गया है, कुछ नया नहीं दिया गया। तो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में कोई समस्या नहीं है, उसको जो फाइल मिली है उस पर वो आर्गू करता है, उस पर लीगल एनोमलीज को क्लियर करता है। तो एडवोकेट्स के लिए कहा गया है कि उनकी पहली ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट बनती है, उनकी पहली ड्यूटी जो है वो न्याय के प्रति बनती है। अब इस बैकग्राउंड में मुझे ये बैकग्राउंड 3-4 मिनट इसलिए बताना पड़ा कि इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इस आज के कमेंट को देखना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फौजी का केस था और केस बड़ा भयंकर था। केस ये था कि फौजी की विवाह होते ही, यानी कि इन सज्जन की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बताया कि मैंने भाग लिया, इनका विवाह होने के तुरंत 2 साल के अंदर इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी की मृत्यु का दहेज हत्या का मुकदमा चला 304B का, और ससुराल वालों ने लगाया कि भाई इन्होंने दहेज प्रताड़ना में ये वो कर दिया। नीचे वाले कोर्ट ने सजा दे दी, मतलब ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी। जब ये हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने इनकी सजा को कम्यूट कर दिया, 10 साल की सजा कर दी। 10 साल की सजा के साथ सरेंडर करने का ऑर्डर कर दिया कि भाई अब आप न्यायालय के सामने सरेंडर हो। ये जो न्यायालय के सामने सरेंडर होंगे और 10 साल की जो सजा कर दी, ये अपील में सुप्रीम कोर्ट केस आया। 10 साल की सजा हुई तो सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया। इसके साथ साथ एक आईए फाइल करी, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल करी। अब इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में इन्होंने कहा कि साहब हमें सरेंडर करने से एग्जम्प्ट कर दिया जाए, यानी कि हमारा मुकदमा जब आप सुने तो हमको सरेंडर करने के बजाय आप सीधा मुकदमा हमारा सुन लीजिए, तो हमारा मुकदमा सीधा सुनना चाहिए। ये इन्होंने कोर्ट के सामने आर्गूमेंट किया, कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो नियम नहीं है, आपको तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। तब इन्होंने कोर्ट को बताया कि साहब मैं तो इतना लॉयल व्यक्ति हूं कि मैं राष्ट्रीय राइफल में 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों पर काम कर रहा हूं, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी सक्सेसफुली सरकार ने किया है, ऑपरेशन सिंदूर का भी मैं हिस्सा था, इसलिए मुझे एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। आप मुकदमा सुन लीजिए, सुनने के बाद जो होगा वो करा जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल इज रूल फॉर ऑल द पर्सन्स, सबके लिए रूल बराबर है, रूल तुम्हारे लिए भी बराबर है और रूल बाकी के लिए भी बराबर है। तुमने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया होगा, मैं मानता हूं, तुम राष्ट्रीय राइफल में काम करते होगे, मैं मानता हूं, लेकिन हम आपको एग्जेम्पशन नहीं दे सकते, इससे देश में गलत प्रभाव पड़ता है, इससे देश में गलत मैसेज जाता है। ऑपरेशन सिंदूर या राष्ट्रीय राइफल या राष्ट्रीय सुरक्षा, ये विषय अलग है। तुमने अपनी पत्नी को, जो एलिगेशंस लगे हैं, वो गंभीरता पूर्वक उनकी नृशंस हत्या की है, वो मतलब वो दहेज हत्या का मामला है और उसमें तुम्हारे ऊपर गंभीर चार्ज है, इसलिए पहले सरेंडर करिए। अब सरेंडर करने का आदेश कर दिया, मतलब सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के साथ साथ एक बेल एप्लीकेशन डालेंगे, बेल कोर्ट कर देगा तो फिर अपना कर लेंगे, बेल नहीं कोर्ट करेगा तो जेल के अंदर से ही इनका मामला सुना जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब ये बात आई तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी करके आए हों, देश में कुछ भी करते हो, अब ये मामले जो एक बड़ा वर्ग उठाएगा वो ये कहेगा कि भई नूपुर शर्मा के मामले में कहाँ था? बाकी याकूब मेनन के मामले में क्या था? कन्हैया कुमार के मामले में क्या था? या ऐसे बहुत सारे प्रकरणों में कोर्ट, तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के अलग-अलग बेंचेस की अलग-अलग धारणा रहती है। अलग-अलग बेंचेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पहले से नियम है जिसमें उन्होंने कहा है जेल इज अ एक्सेप्शन, बेल इज अ रूल। अब इसमें यहाँ पर जो सरेंडर करने की ऑर्डर किया है, इसके साथ बेल एप्लीकेशन भी हो सकती थी और बेल भी ग्रांट की जा सकती थी और कहा जा सकता था कि हम तुम्हें बेल ग्रांट करते हैं और आगे कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, हम 4 हफ्ते का 6 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, जो भी टाइम दिया जाता है हम नोटिस इशू कर रहे हैं। हम नोटिस इशू कर सकते हैं तुम्हारे मामले में, लेकिन तुमको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते सरेंडर होने से। मुझे लगता है एक एप्लीकेशन और जानी चाहिए थी जिसको बेल एप्लीकेशन कहना चाहिए और कोर्ट से तुरंत तत्काल बेल मांग लेनी चाहिए बाहर से। क्या परिस्थिति रही होगी, आर्गुइंग काउंसिल ने क्या किया होगा, क्या आर्गूमेंट कोर्ट में हुए होंगे, क्या एप्लीकेशंस लगी होंगी, ये उस पर डिपेंड करता है कि कैसे वो केस कोर्ट में सुनवाई हो रहा था या कोर्ट में सुनाया जा रहा था। लेकिन
कोर्ट का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत की बात मैंने आपको बताई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।